देखो देखो पिछले टाइम पे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हैं। अब देखो तुम लोगों ने एक टॉपिक देखा होगा अपने इंटर में, अलग अलग चीजों के अलग अलग सर्किट्स के सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना, ठीक है। तुमने दो चीजें सीखी होंगी। देखो एक सीखा होगा कि अगर मान लो हमारे पास सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड का हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल क्या होगा ये निकालना सीखा जरूर होगा, ठीक है। और एक सीखा होगा सर्कुलर कॉइल के लिए, ठीक है। सर्कुलर कॉइल का हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा वो निकाल दो, ठीक है। तो अब जरा सुनना ध्यान से, ये कोई गारंटी नहीं है तो कि तुम्हारे एग्जाम में केवल यही दोनों आए, ठीक है। अलग से भी बहुत कुछ आ सकता है जिसके तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड लेके चलते हैं जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक तुम्हारे पास देखो एक बेसिक प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में बैठा देंगे। उस प्रोसेस से तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा सर्किट भी आता है, कोई दूसरा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखो तो देखो हमारे पास सबसे पहले आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। देखो ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, देखो कुछ चीजें जरा लेके चलते। एक हमारे पास सोलेनॉइड है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पहली बार इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम एक बार देख लो और सारी चीजें रिलेट कर पाओ। देखो ये हमारे पास सोलेनॉइड है, इसमें हमारे पास वायर होगी, इस तरह से हमारे पास वायर इसमें लिपटे हुए होते हैं, ठीक। अब जरा सुनो क्या होता है, जब भी हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो ध्यान रखना कोई भी किसी तरह का तुम्हारे पास बॉडी दी हो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, L इज इक्वल्स टू 5/I। मतलब तुम्हें यहाँ पर उस बॉडी में लिंक होने वाला फ्लक्स निकालना है। बस यहाँ पर तुम उसमें अगर फ्लक्स निकाल चुके हो तो तुम्हारे पास L/I 5/I लगा करके L आ जाएगा। तो तुम्हें पहुंचना कहां पर है, फ्लक्स पे पहुंचना है। चलो अब देखते हैं तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है। देखो तुम्हारे पास ये दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर करंट I फ्लो हो रही है। अगर करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है L, और ये एरिया हमारे पास A आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर। अब फ्लक्स कैसे आएगा, देखो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल्स टू BA, ठीक है। मतलब फ्लक्स के लिए क्या चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर से जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लक्स। तो अब हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। देखो यहां पर आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। अब देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट NI/2, और यहां पर होता है हमारे पास cos phi1 माइनस cos phi2। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई परेशानी किसी को। अच्छा n क्या होता है, देखो ये भी पता तुम्हें कि हमारे पास जो n होता है वो होता है कैपिटल N/L। कैपिटल N क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L हमारे पास लेंथ है, तो जो स्मॉल n होता है इस स्मॉल n को कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे होगा, यहाँ पर हमें पता चल गया n की वैल्यू है, तो हमारे पास देखो b आ जाएगा म्यू नॉट, n की जगह रखो तो आ गया कैपिटल N/I, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2L। यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास cos phi1 माइनस cos phi2, ठीक। और आगे देखो B आ गया। अब क्या चाहिए, B से क्या निकलेगा, B से हमारे पास निकल आएगा फ्लक्स। तो अब यहां पर फ्लक्स निकालते हैं, तो यहां पर जरा देखो क्या क्या, यहां पर आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स लिंक, कि हमारे पास कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। देखो यहां पर हमारे पास रहेगा phi इज इक्वल्स टू BA। A क्या होगा, ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमारे पास A होता है। तो देखो यहाँ पर B है, B की वैल्यू उठा के रखो, तो देखो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ गई, B की ये पूरी वैल्यू रखते हैं, तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास म्यू नॉट NI, ठीक है, ये तो है, और ये A भी तो दिख रहा है, तो देखो हमने यहाँ एरिया भी लगा दिया। अपॉन में हमारे पास रखा हुआ 12, नीचे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। देखो अब यहाँ पर हमने 12 लगा दिया, और क्या बचा हमारे पास cos phi1 माइनस cos phi2। ये आ गया हमारे पास cos phi1 और ये आ गया हमारे पास cos phi2। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे सबको। अब यहाँ पर फ्लक्स आ गया, लेकिन एक बात सुनना, ये फ्लक्स कैसा है, बहुत ध्यान सुनना। यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, अगर हम यहां पर एक बार वायर लेते हैं, ये वायर दिख रहा है, वायर जो लिपटा हुआ है, अगर हम ये एक बार लिपटा हुआ वायर लेते हैं तो एक एरिया
मतलब सिंगल ए आएगा। सोचो अगर इसी के 2 वायर ले लें तो एरिया कितना हो गया, 2a हो गया। क्यों, हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है वो यहां से अंदर से पास होंगी, अंदर से पास होंगी। तो जरा सोचो, यहाँ अगर वायर एक बार लिपटा हुआ तो जाएंगे, फिर दोबारा लिपटा हुआ उससे भी पास होंगे, फिर तीसरी बार लिपटा हुआ उससे भी पास होंगे। तो जो हमारे पास वायर इस तरह से रिवॉल्व हुआ है, जितने वायर होंगे उतनी बार हमें ये एरिया लेना पड़ेगा। तो ध्यान सुनना, ये जो फ्लक्स निकला है इसमें हमने क्या लिया, एक बार एरिया लिया हुआ। अगर एक बार एरिया लिया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये केवल एक वायर, एक बार जो वायर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न आएगा, एक वायर से लिंक होने वाला फ्लक्स है। अब यहां माना कितना है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो टोटल वायर्स है वो हमने कितने मान लिए, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। तो यहाँ पर हमने मान रखा है कि हमारे पास टोटल वायर कितनी बार टर्न ले रहा है, एन टाइम्स टर्न ले रहा है, कैपिटल एन टाइम्स। और अगर कैपिटल एन टाइम्स ले रहा है तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, हमें उसमें कैपिटल एन से एक बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो देखो आगे ये हटा दें डायग्राम, डायग्राम की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बनाना हो तो बना लो, ठीक। देखो यहां पर हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास फ्लक्स क्या है, एक बार जो वायर का सर्कल होगा, एक सर्कल से लिंक होने वाला फ्लक्स। अब यहां पर जरा देखेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पर हमारे पास आता है फ्लक्स लिंक्ड विद कैपिटल एन टर्न्स, ठीक है। अगर कैपिटल एन टर्न से तो हमारे पास फ्लक्स कितना है, देखो एक बार वायर से 5, तो अगर कैपिटल एन टर्न से तो क्या हो गया हमारे पास, ये n5 हो गया। सोचो n का मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ पर RHS में जो वैल्यू दिख रही है उसमें भी n का मल्टीप्लाई करा दो। तो ये देखो हमारे पास आ गया म्यू नॉट n। अच्छा एक n पहले से है, एक n को और मल्टीप्लाई करा तो क्या लगता है, n स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास IA और अपॉन में आ गया 2l। यहाँ पर आ गया हमारे पास cos phi1 माइनस cos phi2, दिख रहा है। ये आ गया हमारे पास माइनस cos phi। अब नहीं दिखा, देखो यहाँ पर भी मान लेना cos phi1 माइनस cos phi2 लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ अलग से नहीं लिखा है। ये जो दिख रहा है यही वैल्यू वहां पे लिखी हुई है। अब आगे देखो, तो अब यहां पर हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अगर टोटल फ्लक्स आ चुका है तो अब यहां पर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहां पर आ गया, सिंस वी हैव, जैसे यहां पे रखोगे एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, करंट। जैसे हम इस टोटल फ्लक्स में करंट से डिवाइड कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। अच्छा देखो, अभी तुम लोगों ने सोचा देखा होगा कि अभी तो फॉर्मूला ये था L = phi अपॉन I, लेकिन ये phi का टोटल फ्लक्स था। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n5। अगर एक सिंगल टर्न है तो यही क्या है, यही हमारा टोटल फ्लक्स होगा। बोलो इतनी बात क्लियर? तो ध्यान रखना, जब भी टोटल फ्लक्स में करंट से डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस निकल करके आता है। अब सोचो, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करा देंगे तो बचा क्या, सोचो ये n5 की वैल्यू है, इसमें अगर I से डिवाइड करा दो तो जो I देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन 2l cos phi1 माइनस cos phi2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन में आ गया 2l, और ये आ गया हमारे पास cos phi1 माइनस cos phi2। अच्छा यहां तक क्लियर सभी को? ये हमारे पास आया फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझना, ये हमारे पास कौन सा सोलेनॉइड है, ये हमारे पास है फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। सोचो दो एंगल आ रहे हैं phi1 phi2, तो ये हमारे पास सोलेनॉइड कैसा है, सोलेनॉइड ये हमारा फाइनाइट लेंथ का है। अगर हम इसी को इनफाइनाइट कर दें तो, सोचो ध्यान से, अगर हम इसी सोलेनॉइड को इनफाइनाइट कर दें तो देखो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड। देखो अगर यहाँ इनफाइनाइट सोलेनॉइड लोगे तो तुम्हें अब याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए जो एंगल phi1 है, ये phi1 हो जाता है हमारे पास 0 डिग्री, और ये जो phi2 है ये हो जाता है 180 डिग्री। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो जरा देखते हैं आप। अच्छा नोट करना हो, जिसे नोट करना नोट करो। ये लिखा हुआ है cos phi1 माइनस cos phi2, जिसे नोट करना नोट कर लो। हो गया, आगे देखो। देखो
ध्यान रखना, अगर मान लो हमारे पास ये सोलेनॉइड इस तरह से है, अगर इसको इनफाइनाइट करोगे तो क्या करोगे? अच्छा पहले तो जरा ∅1 ∅2 एक बार फिर से देख लेते क्या होते हैं। अगर यहाँ बीच में कोई पॉइंट ले लो, पूरी एक्सिस में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, तो इसको एक एंड से मिलाओगे, ये जो एंगल देख रहे हो ये क्या हो गया? ∅1। अच्छा इसको दूसरे एंड से मिला दो तो यही वाला जो एंगल है ये क्या हो गया हमारे पास? ∅2। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होगा? देखो ∅1 क्या हो रहा है? छोटा होता चला जा रहा है, ये छोटा होता, जैसे जैसे इसको दूर लेके जाओगे ∅1 छोटा होता चला जाएगा। ∅1 कहां टेंड करेगा? ∅1 टेंड करेगा 0 की तरफ। तो यहां पर आ गया हमारे पास ये जो ∅1 है ये टेंडिंग टू 0 हो गया, और यहाँ पर जो ∅2 है ये टेंडिंग टू क्या हो जाता है? 180 डिग्री। सारी चीजें याद रखो। तो अगर इसकी लेंथ बढ़ाते जाओ तो ये जो ∅2 एंगल दिख रहा है ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो कहां तक जाएगा? कितना मैक्सिमम बढ़ेगा? 180 डिग्री। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो यहाँ पर जरा देखो, जैसे ही हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड आया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, रख दो उठा करके। तो देखो हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस आता है μ0n²a/2l। अब यहाँ पर cos ∅1 मतलब ये आ गया हमारे पास cos 0 डिग्री, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का cos 180 डिग्री, वैल्यू रखना। तो ये आ गया हमारे पास L इज इक्वल टू μ0n²a/2l। देखो cos 0 हो गया 1, cos 180 -1, एक माइनस और लगाया तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास? प्लस। ये क्या हो गया? 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया μ0n²a/l। बोलो तेरी बात क्लियर? देखो एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये क्या है? फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए है, ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए। बोलो तेरी बात क्लियर? अच्छा इसी को एक और तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म है, तुम्हारे पास ये सारे फॉर्म इसलिए लिखवाने हैं क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हारे सामने आए टिक कर देना। देखो अब इसमें एक काम करा जा सकता है, हम इसमें L का मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं। देखो L का मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो हो जाएगा μ0n²a। देखो L का मल्टीप्लाई करा लिया, यहां पर हमने L से डिवाइड करा लिया। अच्छा जरा ध्यान से सोचो, n/L क्या होता है? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ0a/L, और ये n/L दिख रहा है, दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा कैपिटल N/L हमारे पास स्मॉल n होता है, तो क्या हो गया? स्मॉल n²। तो देखो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया μ0, इसकी जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल n²a/L। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फॉर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, ये हमारे पास आ गया फॉर इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, और ये कैसा है? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल L। और ये क्या गया हमारे पास? इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए किसके टर्म में? स्मॉल n के टर्म में। ठीक है, अच्छा ध्यान से ना, ये फॉर्मूला शायद तुमने अपने शायद 12th में देखा भी होगा, देखने जाकर के बुक्स पलट के नोट करो जरा ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनना, ये फॉर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन ये रही, ये क्या है? ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, इसके लिए फॉर्मूला, इनफाइनाइट के लिए ये आर्टिकल आया हुआ। ध्यान सुनना, ये इनफाइनाइट वाले दोनों फॉर्मूले तुम्हारे सामने ये इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक, हटा दो इसको। अब आगे अब देखो तुम्हारे सामने पूरा प्रोसेस नोट है। अब यहां पर अपने दिमाग में भी नोट करो क्या करना है। अगर कभी भी, ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया तो सेल्फ इंडक्टेंस में याद रखना सबसे पहले तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड से जाना है तुम्हें फ्लक्स में, और अगर एक बार फ्लक्स आ गया तो वहां से निकल आएगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो इतना साउंड आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर नहीं समझ? अब आगे जरा सुनो। चलो देखो, अब इसी तरह से हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस निकलता है सर्कुलर कॉइल का। सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, चेक करना क्या होता है। नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी 12th की बुक में दिया हुआ है, उससे जरा देखना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक नया आर्टिकल लेके चलता हूं। अब मान लो हमारे पास सर्कुलर कॉइल की जगह एक स्क्वायर कॉइल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास इस तरह से मान लो एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड हमें ए दे रखी है, इसमें करंट हमारे पास इस तरह से आई फ्लो हो रही है। तो अब हमको यहां पर निकालना है सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, हमारे पास साइड की लेंथ स्मॉल ए है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास कैपिटल एल है, इसकी वैल्यू निकालनी। बोलो इतना क्लियर? सबसे पहले पूरा प्रोसेस खत्म, सबसे पहले शुरू होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड में एरिया से मल्टीप्लाई करा के। सोचो, अगर यहाँ साइड दे रखी है ये स्मॉल ए, तो ये स्क्वायर कॉइल है, एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ पे बोलो बात समझ? यहाँ पे एरिया आराम से निकाल सकते हो। ठीक, ये हमारे पास एरिया हो गया। ठीक है,
जैसे एरिया से मल्टीप्लाई कराओगे फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स से कहां जाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो पिछला आर्टिकल करके दिखाते हो, फटाफट कराते हैं, पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें इसी तरह से ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर कॉइल है, अच्छा जिसके पास हेडिंग ना लगी हेडिंग लगा लेना। हमारे पास हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्क्वायर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड ए विद करंट आई, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्क्वायर कॉइल, कॉइल है कॉइल COIL, स्क्वायर कॉइल विद साइड ए एंड करंट आई, ठीक। देखो अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बहुत जरूरी बात, अब ये स्क्वायर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, कुछ याद है, तुम्हें करवाई थी, तुम्हें पूरा प्रोसेस करके दिखाया था कि किस तरह से आएगी, ठीक है। उसको फॉर्मूला याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते तो कोई जरूरत नहीं, तुम सबके फॉर्मूले थोड़ा ना याद कर पाओगे, निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना तुम पहले सीख चुके हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं। देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2√2, यहाँ पर आ जाएगा μ0I/πa, ठीक है। ध्यान सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला तुम निकालना सीख चुके हो, ठीक है। तुम्हें स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था कि उसके बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और कैसे आएगी, ये सीख चुके हो। अब आगे देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या आएगा, फ्लक्स। तो यहां से जरा फ्लक्स निकालो, हमारे पास फ्लक्स कितना लिंक होगा, यहां पर आ गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू होता है BA, B कितना है ये ऊपर दिख रहा है, ये आ गया हमारे पास 2√2 μ0I/πa, ये आ गया हमारे पास पाई ए, और यहाँ पर एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर, ठीक है। जरा देखो A से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास 2√2, ये आ गया μ0I। अच्छा एक A रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बचता है पाई, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान सुनो, ये तो हमारे पास फ्लक्स आया। अच्छा मान लो अगर हमारे पास केवल एक बार वायर लिपटा हुआ है तो ये फ्लक्स, ठीक है। अगर यही वायर n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा है तो सोचो स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर में भी हमने क्या करा, n बार वायर को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। अगर n बार फोल्ड कर दिया तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास n5, n का यहां मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2√2 μ0, और ये आ गया NI स्मॉल a, और अपॉन में क्या आ गया 5। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये टोटल फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स से क्या होगा हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस आ सकता है। चलो जरा निकालते हैं, तो देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सिंस वी हैव, देखो यहां पर हमें L का फॉर्मूला पता है, L क्या होता है हमारे पास, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, जो भी टोटल फ्लक्स आया उसमें करंट से डिवाइड करा दो। अच्छा अगर डिवाइड कराओगे तो क्या होगा, देखो यहां पर एक I दिख रहा है, I से डिवाइड कराओ तो I से I कैंसिल, बाकी पूरा फॉर्मूला आंसर है, बस I हटा दो यहां से, तो क्या आ गया 2√2 μ0 NA/π। तो यहां पर आ गया 2√2 μ0 NA/π, ये हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो इतनी बात क्लियर। ये किसका है हमारे पास, सर्कुलर कॉइल का। अब सोचो इस तरह से तुम किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक, देख लो इसे फिर हटाते हैं, हो गया। अब आगे देखो, अब देखो इसी में हमारे पास एक आर्टिकल और आता है, तुम्हारे सिलेबस में दिया होगा, वो आर्टिकल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू पैरेलल वायर्स। ये देखो ये नया आर्टिकल है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू पैरेलल वायर्स, हेडिंग लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू पैरेलल वायर्स, ठीक हो गया। चलो जरा देखते हैं, अब ध्यान से देखना है इस आर्टिकल को। यह आर्टिकल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा कठिन भी है, ठीक है। करवा इसलिए रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले तो रट के जाने ही जाने हैं। खैर आर्टिकल कठिन है, इसके आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी
निकल के तो आखिरी में एक फॉर्मूला आता है ना, अब ऑब्जेक्टिव में वो फॉर्मूले तो पूछे जा सकते हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो यहां पर हमारे पास क्या आता है। अब देखो यहां पर हम दो वायर्स लेते हैं, कैसे वायर्स लेंगे जरा देखो। देखो हमने इस तरह से दो वायर लिए। अच्छा एक बात समझना भैया, अब यहाँ पर जो वायर्स हैं हम उसको केवल ऐसे वायर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर थिकनेस भी इंक्लूड करेंगे वायर की। इस डेरिवेशन में हमें वायर की थिकनेस भी चाहिए, ठीक है, उसी थिकनेस से हम आगे डेरिवेशन कर पाएंगे। तो ध्यान रखना ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वायर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें वायर की एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी हमने क्या कर दिया, ये वायर की एक्सिस बना ली। बोलो तीन बात है। अच्छा तरह सोचो, एक्सिस से यहां तक की ये जो डिस्टेंस ये क्या होगी, ये वायर की रेडियस होगी। अगर दोनों सेम वायर थे तो यहां पर जो ये डिस्टेंस आएगी ये भी तो वायर की रेडियस होगी। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारे पास दो वायर है ये कुछ दूरी पर होंगे, तो अब जरा सुनो, यहां पर वायर की एक्सिस से इस वायर की एक्सिस तक की ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, हमारे पास ये जो दो वायर देख रहे हैं, ये दोनों वायर, इनकी एक की एक्सिस से दूसरे की एक्सिस तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारे पास, स्मॉल डी। बोलो इतना समझ में आएगा नहीं? ठीक है, ये हमने स्मॉल डी मान ली। अब आगे जरा सुनो, आगे इसमें क्या करना है, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास वायर है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस तब आएगा ना जब फ्लक्स होगा, फ्लक्स तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड तब आएगी जब इसमें करंट फ्लो होगी। तो ध्यान रखना, अगर कभी पैरेलल वायर से हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आता है तो वहां पर ध्यान रखना हमें करंट फ्लो करानी पड़ेगी। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ध्यान रखना दूसरे वाले वायर में करंट को अपोजिट डायरेक्शन में रखना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं तो इसमें ध्यान रखना करंट हमेशा कैसे चलती है, अपोजिट डायरेक्शंस में चलती है। इतनी बात क्लियर। अब आगे जरा सुनो क्या होगा, हम एक काम करते हैं। अच्छा इसके बारे में बताएंगे कि यहां पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होनी चाहिए। अगर तुम यहां पे करंट सेम डायरेक्शन में कर दोगे तो किसी तरह का सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा ही नहीं। क्यों, जरा देख लेते हैं। चलो देखो, ये हमने इस तरह से दो वायर लिए। अब मान लो हमारे पास यहां पर भी करंट आई है, यहां पर भी करंट आई है। अच्छा यहां पर हमने कहीं बीच पर एक पॉइंट ले लिया P, हमें इस पॉइंट पे मान लो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, देखो अब यहां पर हमारे पास करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ही बाहर की तरफ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे ही बाहर की तरफ। अब यहां पर जरा देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां चलेगी, अंदर की तरफ। तो सोचो अगर दोनों सेम वायर हैं तो एक से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गई, एक से अंदर की तरफ हो गई। अगर दोनों सेम वायर है, सेम करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो सेम आएगी। और अगर एक मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दूसरी इनवर्ड हो गई तो कैंसिल कर देगी। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर दोनों में हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में आ गई तो दोनों वायर के बीच में जो रीजन आएगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। कंडीशन हमारे पास अगर करंट सेम है। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर करंट सेम है तो यहां पर हमारे पास सेल्फ इंडक्शन नहीं आता। ध्यान रखना क्या होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू सेम रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अपोजिट कर दो काम हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, वैल्यू अलग अलग कर दो, ठीक है। अगर वैल्यू अलग अलग करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे तुम्हारे पास प्रॉपर आर्टिकल नहीं आ पाएगा। आर्टिकल के तौर पे हम क्या करते हैं, वैल्यू सेम रख के चलते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन बदलने से डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वैल्यू I1 I2 कर दोगे तो डेरिवेशन पूरा बदल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। चलो आगे। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर इसके बीच में इस तरह से एक पोर्शन मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक इस तरह से एरिया मान लिया, बहुत ध्यान से देखना। ये हमने एक एरिया मान लिया जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है, ठीक, और लेंथ हमारे पास l है, ठीक। जरा ध्यान से देखो, ये हमने एक एरिया मान लिया जिसकी थिकनेस dx है और लेंथ हमारे पास l है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। चलो जरा देखो, अब यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, चलो जरा देखो। चलो मान लिया कि ये जो हमारे पास पहला वायर है, ऊपर वाला वायर, ऊपर वाले वायर से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, x।
तो सोचो ये जो नीचे वाला वायर है इससे हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगी, टोटल क्या है d, और ऊपर से दूरी क्या है x। तो अगर इस d में से x को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गई। तो ये डिस्टेंस क्या दिख रही है, ये आ गई हमारे पास d माइनस एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर से डिस्टेंस x आ गई, ये टोटल देगा, तो नीचे से क्या देगी d माइनस एक्स। अच्छा एक बात जरा बताओ, अगर मान लो हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, उसमें करंट है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, जहां r क्या होती है, r हमारे पास ये डिस्टेंस होती है। ये बात समझ आ रही है आपको? r क्या होती है हमारे पास, r ये डिस्टेंस। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, y कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का। सोचो बिल्कुल वही चीज तो यहाँ पर है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिससे हमारे पास करंट आई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, इसी फॉर्मूले से आ जाएगी। ये तो दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट आई, अगर हमें इससे इस वायर से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे आ जाएगी, इसी फॉर्मूले से आ जाएगी। बस अगर ऊपर वाले वायर से निकालोगे तो r की जगह क्या यूज होगा, x। अगर नीचे वाले वायर से निकालोगे तो यहाँ पर r की जगह क्या यूज होगा, d माइनस एक्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें वायर से डिस्टेंस लेनी होती है, तो वायर से डिस्टेंस क्या है इसकी, x। नीचे वायर से डिस्टेंस क्या है इसकी, d माइनस एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर जो हमने रीजन माना है, हम इस रीजन पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, इस रेक्टेंगुलर रीजन में, ये भी लिख लो, इन रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है, यहां पर हम निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जरा देखो, यहाँ पर भी पहले वाले वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा 2 पाई आर, आर की जगह दूरी क्या है x, ये आ गया हमारे पास 2 पाई x। आगे जरा सोचो, अब नीचे वाले वायर से हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा 2 पाई आर, आर की जगह दूरी क्या है यहाँ पे d माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास d माइनस एक्स। अच्छा जरा सुनो, अगर यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो ऊपर वाले वायर से इतनी मैग्नेटिक फील्ड, नीचे वाले वायर से इतनी मैग्नेटिक फील्ड, टोटल क्या होगा, या तो ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये डिपेंड कैसे करेगा, ये पता कैसे चलेगा, इनकी डायरेक्शन से। चलो डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखो हमने अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानी है, इसका फायदा मिलेगा। अगर करंट इस तरफ तो हाथ ऊपर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अगर करंट इस तरफ तो उंगलियां नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड फिर से कहां जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर दोनों अंदर की तरफ है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई। बोलो तेरी बात क्लियर है? अब देखो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब क्या करना है, हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। एल का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, ठीक है। अगर ये हमारे पास फाई अपॉन आई है, तो अब बात आती है हमें यहाँ पर हमें फाई निकालना पड़ेगा। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखो यहां पर आएगा हमारे पास टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद रेक्टेंगुलर एरिया। देखो यहां पर निकालते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद रेक्टेंगुलर एरिया। कैसे निकलेगा, चलो जरा देखते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे होगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास b इंटू ए, ठीक है। टोटल फ्लक्स ये तो आएगा। चलो जरा देखते हैं, रखो यहां पर रखोगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू ये पूरी दिख रही है, ठीक है। चलो इसको भी अप्लाई करा दो। देखो यहां पर हमारे पास b आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ये आ गया d माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर, ये हमारे पास कंप्लीट b आ गया। अच्छा अगर सोचो क्या एरिया, सोचो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन माना, इसका एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा l इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एरिया आ गया l इंटू डी एक्स। बोलो कोई परेशानी आता है? लेकिन अब एक बात सोचो, अगर यहाँ पर dx लिया है तो मतलब ये एरिया कैसा है, बहुत छोटा सा एरिया है।
अगर ये बहुत छोटा सा एरिया है तो यहां से जो फ्लक्स बनेगा वो भी तो छोटा सा बनेगा। तो ध्यान रखना, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब जरा सोचो, अगर ये छोटा सा एरिया तो क्या यहाँ पे ए आ पाएगा? यहाँ पर भी हमारे पास स्मॉल एरिया डी ए आएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझा सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका। अब करना क्या है, हमें इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पर कुछ चीजें लिखते हैं, आखिरी स्टेप फिर लिमिट पे आते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या है, म्यू नॉट आई और 2 पाई, ये पूरा कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब जरा तो क्या है, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर जरा तो क्या है, ये आ गया 1 अपॉन डी माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास dx। अब लिमिट की बारी आती है। अब जरा सोचो, हमारे पास हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? सोचो, x क्या है, वायर से दूरी। वायर से दूरी मतलब क्या, वायर के सरफेस से दूरी आएगी ना। सोचो, अगर हम x कम करना चाहें तो कम करते करते कितना हो सकता है, x कम होते होते यहां तक आ सकता है। इससे अंदर चला जाएगा क्या? हमें तो वायर से डिस्टेंस चाहिए, मतलब x को कम करोगे तो x कम होते होते यहां तक आएगा। अगर यहां पर है तो यहां पर ये वैल्यू क्या है, सोचो ये वैल्यू यहां पर रेडियस के बराबर होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे जब यहां पर इस देखो, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कहां से कहां तक मूव हो सकता है, ये इसको मूव करोगे तो ये इस वायर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। इस वायर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो हमारे पास ये वैल्यू कम होते तो यहां तक पहुंच गई सरफेस पे। अगर ये सरफेस पहुंच गई तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हो गई, सोचो ये डिस्टेंस हमारे पास x आ। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से देखो भैया, देखो यहाँ पे ये जो x देख रहे हो, ये थोड़ा डायग्राम में गलती हो गई। ये जो x देख रहे हो, x हमारे पास ये एक्सिस से होता है। ठीक है, x की जो वैल्यू देख रहे हो, x हमारे पास एक्सिस से होता है। क्यों? जरा देखो, ये जो हमने d माना है, d भी तो हमने एक्सिस से दूरियां नापी हुई है। तो ध्यान रखना, ये डायग्राम में थोड़ा ये गलत बन गया था। ये x हमारे पास जो मेजर होता है, ये एक्सिस से, जो हमारे पास बीच में एक्सिस जा रही है, इससे मेजर होगा। ठीक है, अब ध्यान से, अगर यहाँ पर x ऊपर लेके जाओगे, सोचो इस ब्लॉक को मूव करो, ऊपर लेके जाओगे तो कहां तक जाओगे, इस सरफेस तक। अगर सरफेस तक गए, सोचो तो सरफेस की एक्सिस से दूरी कितनी r है ना, तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारे पास r। मतलब x कम होते होते कम से कम कितना हो सकता है, r के बराबर कम हो सकता है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ गई हमारे पास, r। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब अपर लिमिट क्या आएगी, जरा सोचो, x को बढ़ाओ, x बढ़ाओगे, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक आओगे, सोचो इस ब्लॉक को नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओगे तो इस वायर तक लेके आओगे, तो अब x कितना हो गया, x हो गया हमारे पास, ध्यान से देखना, इस एक्सिस से इस सरफेस तक की दूरी। ध्यान रखना, सरफेस, एक्सिस तक नहीं जा रहे, सरफेस तक जा रहे हैं। अच्छा ये पूरी दूरी कितनी है, d। अगर इस d में से इतना माइनस कर दो तो क्या लगता है, यहां से लेकर के यहां सरफेस तक की दूरी आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, अगर हम इस पूरी d में से ये जो r है, इस r को अगर माइनस कर दें तो कौन सी दूरी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी हमारे पास एक्सिस से लेकर के इस नीचे सरफेस तक की डिस्टेंस, जो क्या होगी इस बार x होगी। मतलब यहां पर हमारे पास अपर लिमिट क्या आ गई, d माइनस r। इस वाले r को माइनस कर दो तो हम यहां से लेकर के इस सरफेस तक की डिस्टेंस निकाल पाएंगे, जो वाकई में क्या होगी, x की अपर लिमिट। बोलो इतना समझ में आया? तो यहां पर हमारे पास अपर लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट आ गई हमारे पास d माइनस r। यहां पर भी जो इंटीग्रेट कराया क्या हो जाएगा, r से हो गया ये d माइनस r। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर हुई सभी को? लिमिट समझ में आई, r से d माइनस r, या आ गया r से d माइनस r। ठीक है, सबको समझ में आया? डायग्राम बनाओ, अब केवल कैलकुलेशन बची, बन गया। चलो आगे देखो, इस आर्टिकल में लिमिट पे ध्यान दे देना, पूरा समझ में आ जाता है। लिमिट समझने में दिक्कत आ जाती है, बार बार पूछते हैं सब, लिमिट बताओ, लिमिट बताओ, इसलिए लिमिट पे जरा फोकस रखना। अभी एक काम कर लो, थोड़ा सा पीछे जाकर के एक बार फिर से देख लो लिमिट कैसे आई हमारे पास। ठीक है, ये r से d माइनस r कैसे आया। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास फ्लक्स आ गया 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। यहां पर हमारे पास, अच्छा अब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो देखो इंटीग्रेट हो गया 1 अपॉन x log x हो गया, ये आ गया हमारे पास log x। अब आगे देखो, यहां पर क्या, ये भी हो जाएगा log ऑफ d माइनस एक्स, लेकिन x नेगेटिव है तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये आ गया माइनस, और ये आ गया हमारे पास log ऑफ d माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर? लिमिट लगी हुई है r से d माइनस r।
ठीक है, लिमिट पुट करो, देखो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, देखो जरा क्या होगा। पहले यहां x की जगह आएगा d माइनस आर, फिर माइनस लगा के क्या आएगा r, तो log a माइनस log b होता क्या, log ऑफ a अपॉन b होता है। सोचो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ d माइनस r अपॉन r। बोलो जरा ध्यान से, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान सुनो। अगर लिमिट रखोगे तो पहले x की जगह क्या आएगा d माइनस r, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर क्या आएगा log r, x की जगह r, तो log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर लिमिट पुट करो तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास log, पहले क्या आएगी अपर लिमिट। अगर अच्छा कहां पुट करानी है, x की जगह पे, अगर x की जगह अपर लिमिट पुट कराओगे तो सोचो क्या है, ये हमारे पास d तो पहले से माइनस x, x की जगह क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास d माइनस r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ये आ गया d माइनस d प्लस r, ये कैंसिल क्या बचा r, मतलब पहले क्या आएगा हमारे पास r, अपॉन में क्या आएगा। अब सोचो क्या रखना है, x की जगह r रख देना तो याद आएगा हमारे पास d माइनस r। इतनी बात मेरी ध्यान रखना है, ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट है, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट है, इस तरह से थोड़ा सोचना सीखो। अच्छा देखना, ये टर्म और ये टर्म दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो देखो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। यहां पर है हमारे पास log ऑफ d माइनस r अपॉन r माइनस, यहां पर जरा देखो log ऑफ ऊपर आ जाएगा d माइनस r अपॉन में r, ये आ गया -1। बोलो तीन बात किया। अब यहाँ पे पावर क्या होती है, पावर बाहर आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 5 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा एक चीज छूट गई है, देखो यहां से हमने कॉमन तो लिया, लेकिन ये जो L देख रहे हो L रह गया, ये हमारे पास L भी आएगा बाहर, ये सब में L लगा देना, म्यू नॉट आई L होगा, ठीक है, ये आ गया 2 पाई। अब दो क्या बचा, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो क्या होगा हमारे पास, दोनों को जोड़ दो, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ गया 2 log d माइनस r अपॉन r। बोलो इतनी बात क्लियर, ध्यान सुना क्या होगा, ये बाहर आ गया माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास फ्लक्स आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई, और ये होता है हमारे पास log ऑफ d माइनस r अपॉन r, ये आ गया log ऑफ d माइनस r अपॉन में आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर, ये हमारे पास आता है फ्लक्स लिंक, ठीक है। अब एक बार अगर फ्लक्स आ गया तो क्या निकल सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस निकल सकता है। सोचो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, इसी 5 में I से डिवाइड करा दो, तो यहां पर हमारे पास आएगा देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 5 अपॉन I, ठीक है। अब यहां जरा समझना, यहां पर नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ये स्ट्रेट वायर की कहानी है, इस स्ट्रेट वायर में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो पे अगर हमारे पास ये 5 अपॉन आई है तो I से डिवाइड करा दो, I कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहां पर हमारे पास वैल्यू बची म्यू नॉट L, और नीचे बचा हमारे पास पाई, यहां पर आ गया हमारे पास log, और ये आ गया d माइनस r अपॉन में r। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे पास वैल्यू आती है म्यू नॉट L अपॉन पाई log ऑफ d माइनस r अपॉन r, ठीक है। इतना नोट करो। फिर इसमें हमारे पास एक बात और आती है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है वैसे यहां पर एक टर्म और आता है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू हमारे पास और आती है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड करा देंगे। लेंथ से डिवाइड क्यों करेंगे जरा समझना, जो हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया था उसकी जो लेंथ मानी है हमने अपने हिसाब से तो मानी है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लेंथ से डिवाइड करा देंगे तो प्रॉपर रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलो ये हटा। अच्छा जरा समझना, आर्टिकल कठिन जरूर था लेकिन कुछ नया नहीं है, प्रोसेस में नया नहीं है, प्रोसेस वही चल रहा है कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स से क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। बस इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन था। चलो आगे, ये जरूर नोट कर लेना, किसी का रहना जाए आर्टिकल। अब देखो अगर इतना लिख लिया है तो उसके बाद देखो, इसके बाद देखो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था हमारे पास L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट L अपॉन पाई, और ये आ गया हमारे पास log ऑफ d माइनस r अपॉन r, ठीक है। ये हमारे पास L आया। अच्छा इसमें हमारे पास यहाँ यूनिट क्या लगेगी,
सोचो जरा, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एल की यूनिट लग गई हेनरी, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या था वो स्टेटमेंट जो तुम्हें बोला, क्या स्टेटमेंट बोला, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो क्या होगा हमारे पास, इसमें लेंथ से डिवाइड करा दो, ये क्या गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन पाई, और ये आ गया लॉग ऑफ डी माइनस आर अपॉन आर, ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट लेंथ तो सोचो यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर यूनिट आ गई हमारे पास हेनरी पर मीटर। इतनी बात क्लियर है आपको, ध्यान सुनना, ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं, हम यहाँ पर एल डैश बना देते हैं, और ये जो एल डैश देख रहे हो, एल डैश आएगा कैसे, कैपिटल एल में जब स्मॉल एल से डिवाइड करा दोगे। कैपिटल एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल एल क्या है हमारे पास लेंथ, ठीक है, जो लेंथ हमने अपनी तरफ से मानी थी। जैसे यहाँ पर डिवाइड कराओगे यहाँ जाएगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नोट करो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो हटाते हैं इसको। अब देखो, अब हमारे पास टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन। भैया ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। बस ये समझ लो, अगर पेपर तुम्हारा सबसे कठिन बनेगा तो इस तरह के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब देखो हमारे पास हेडिंग आती है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको इंग्लिश में टर्म ना पता हो, हिंदी में इसको कहते हैं अन्योन प्रेरण। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे लिए इंग्लिश के टर्म नए हैं तो ब्रैकेट में हिंदी जरूर लिखते चलना। नोट्स इस तरह से बनाया करो ताकि वो तुम्हें समझ में आए, तुम्हें अपने लिए बनाने नोट्स, ठीक है। देखो अब हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बेसिक होता है जरा समझ लें। अच्छा, म्यूचुअल वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग निकालोगे तो आपसी आता है। म्यूचुअल इंटरेस्ट सुना, ठीक है, आपसी इंटरेस्ट, आपस में हमारा क्या इंटरेस्ट है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब यहां पर हमारे पास दो कॉइल होंगे, ठीक है। देखो 12th क्लास में तुम काफी ये डायग्राम देख करके आए होंगे अपने बचपन में। और यहां पर हमारे पास एक कॉइल और लगी होगी, देखो अब यहां पर हमारे पास लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और यहां लगी बैटरी। तो ध्यान रखना, दो कॉइल हमेशा होंगी, उसमें हमेशा एक कॉइल में बैटरी लगी होगी और एक में हमेशा गैल्वेनोमीटर लगा होगा। जहां बैटरी लगी होती है हम उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जहां गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब यहां पर प्राइमरी कॉइल में बैटरी है, तो जैसे ही की को कनेक्ट करोगे यहां पर हमारे पास करंट आई आ जाएगी। अब सोचिए, करंट आई ऊपर जाएगी, यहां से ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊपर जाकर के यहां पे ऐसे नीचे आएगी, फिर यहां से ऊपर जाकर के ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊपर जाकर के यहां से नीचे आकर के वापस चली जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहां पर कॉइल ली है, अगर कॉइल ली तो कॉइल कैसी होगी, सर्कुलर, और सर्कल में अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है तो क्या, करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब इस कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही तो कैसे होती है, देखो तुम्हें बताया था, अगर हमारे पास इस तरह से सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में भी तो यही होता है, वायर्स हम यहां पर इस तरह से रोल कर देते हैं, ठीक है। अगर वायर इस तरह से रोल करें तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। ये एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के क्या होगी, साउथ से एंटर करती है। बोलो इतनी बात क्लियर। मतलब जो कॉइल होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो हमारे पास मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं, उसमें भी हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है। अब यहाँ पर अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करें तो समझना, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर इस कॉइल के अंदर से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पास होगी और बाहर भी तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ। तो अब एक बात समझना, अगर हम यहाँ पर अब इस दूसरी कॉइल को पहली कॉइल के पास लेकर के आते हैं, दोनों एक दूसरे के पास है, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दूसरी कॉइल से क्या होती है, लिंक हो जाती है, ठीक है। ध्यान सुनना, पहले वाले से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर दूसरे से पास होती है तो हम इसे कहते हैं फील्ड लिंकेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले की फील्ड दूसरे से क्या होगी, जाकर के लिंक हो गई। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा आगे सोचना, यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है,
ठीक है, करंट फ्लो होगी तो फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। यहाँ पर इनमें डायरेक्शन भी दिखा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से फ्लक्स बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनो क्या होगा। अगर हम पहले कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को चेंज कराते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो पहला कॉइल देख रहे हो इसमें अगर हम फ्लो होने वाली करंट को चेंज कराते हैं तो क्या होगा, करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। बोलो बात समझ आ रही है? यहाँ पे करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। अब जरा सुनो क्या होता है, अगर यहां पर हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो हमारे पास सेकंड कॉइल है इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास डेल्टा फाई आएगा। ध्यान सुनना, अगर हम कॉइल में करंट चेंज कराते हैं तो इसमें तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, मतलब सेल्फ इंडक्शन तो हमेशा होता रहता है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर करंट चेंज हो रही है तो सेल्फ इंडक्शन तो हमेशा होता ही रहेगा, स्वप्रेरण तो हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर दूसरी कॉइल को पहले के पास लेके आ जाओगे तो इसमें हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, अन्योन प्रेरण भी होता है। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास अन्योन प्रेरण भी होता है। ये कब आएगा, जब दूसरी कॉइल को पास ले जाओगे। इतनी बात क्लियर? अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेल्फ इंडक्शन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर अभी सेल्फ इंडक्शन नहीं पढ़ना, हमें यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। हाँ, अब जरा सुनना, तुम 12th में क्या पढ़ के आए थे? 12th में पढ़ के आए थे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन यहाँ पर अभी आगे पढ़ोगे एक ऐसा केस जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल दोनों एक साथ हो रहा है, और ये होता ही होता है। ध्यान सुनना, अगर किसी कॉइल में तुम यहाँ पर करंट को चेंज कराओगे तो यहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास इंडक्शन जरूर आएगा। इसमें खुद में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या है, सेल्फ इंडक्शन। इसमें जो चेंज हो रहा है फ्लक्स उसकी वजह से क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन की अभी नहीं कर रहे हैं। अभी आगे चल के दोनों की एक साथ करेंगे। ठीक, अब आगे, अब यहाँ पर चलो हमने मान लिया ये पहली कॉइल है ना, तो पहली कॉइल में हमारे पास जो करंट है वो क्या होगी, I1, और ये दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल में हमारे पास जो करंट होगी वो I2 है। अच्छा, पहली कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है वो क्या है, Φ1, और दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है वो हमने क्या मान लिया, Φ2। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? पहली कॉइल में जो भी चीजें आएंगी उसके लिए सफिक्स क्या लगा है, 1, दूसरी कॉइल में जो चीजें आएंगी उसके लिए सफिक्स क्या लगा है, 2। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब एक बात आती है, यहाँ करंट कैसे आई, यहाँ पे तो बैटरी लगी है, यहाँ बैटरी नहीं लगी है। तो अब एक बात समझना, जब हम पहले वाले में फ्लो होने वाली करंट को चेंज कराएंगे तो उसकी वजह से क्या चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज हुआ, चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा, फ्लक्स। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड देखो एरिया से पास हो रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास होगी वहां फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आया तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या बनेगी, इंड्यूस्ड करंट। क्यों, देखो ये कंप्लीट सर्किट है, अगर एक कंप्लीट सर्किट है तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। बोलो इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर I1 क्या है, ये नॉर्मल करंट है जो बैटरी की वजह से फ्लो हो रही है। I2 क्या है, I2 इंड्यूस्ड करंट है जो इस सर्किट में फ्लो हो रही है ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? यहाँ Φ1 क्या है, Φ1 हमारे पास फ्लक्स आया है किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1। ध्यान रखना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1। ठीक है, ध्यान से देखो, सेकेंड कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड केवल पहली कॉइल क्रिएट करेगी, क्योंकि इसमें यहां पर हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर? तो चाहे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों सेम है। यहां पर वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और वही क्या कर रही है, दूसरी कॉइल में जा रही है। बोलो इतनी बात समझे यहाँ पे सभी को? अब आगे जरा समझो, यहां मैग्नेटिक फील्ड V1, यहां पर V1। अब जरा समझते हैं, देखो ये जो फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान सुनना। ये जो हमारे पास फ्लक्स आया है किस पर डिपेंड करेगा, सोचो, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स। तो यहां से हमें इतना तो पता है कि हमारे पास जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, करंट के। करंट जितनी ज्यादा हमारे पास फ्लक्स उतना ज्यादा। तो एक बात समझो जरा, यहाँ पे हमें करना क्या, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। मतलब हमको यहाँ पर ये जो दूसरी कॉइल में फ्लक्स आ रहा है, हमें इस फ्लक्स की स्टडी करनी है। अब सोचो, अब ये Φ2 किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर फ्लक्स उतना ज्यादा होगा
जितनी ज्यादा पहली कॉइल में करंट होगी, सोचो ध्यान से, यहां पर करंट जितनी ज्यादा फ्लो होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उतना ज्यादा दूसरी कॉइल में फ्लक्स लिंक होगा। तो अभी जो phi2 देख रहे हो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होगा, I1 के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा हमारे पास ये I1 होगा उतनी ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगी। तो यहाँ पर अब जरा समझना, ये जो phi2 है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, I1 के। हमेशा ध्यान रखना ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा उस करंट के जो हमारे पास बैटरी की वजह से फ्लो हो रही है। ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट तो इसी फ्लक्स में चेंज की वजह से आई है, अदरवाइज ये आती ना। सोचो अगर फ्लक्स में चेंज ना होता तो ये करंट आती ना। तो जो फ्लक्स है ये किसकी वजह से आया, ये हमारे पास पहली वाली करंट की वजह से आ रहा है। बोलो इतना क्लियर यहाँ पे। तो अब जरा सुनना, अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या होगा हमारे पास, ये phi2 बराबर आ गया ये m के और ये आ गया हमारे पास I1। ठीक है, अब जरा सुनना आपके, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसमें हम यहाँ पर कुछ सिंबल लगाते हैं, कुछ सिंबल क्या, कुछ सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या लगेगा, ये लग गया 2-1। ये क्या होता है 2-1, देखो म्यूचुअल इंडक्शन कहां पर हो रहा है, सेकेंड कॉइल में। किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट कॉइल की वजह से। तो यहां पर ध्यान सुना, इसको पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, ध्यान सुनना, ये M21 क्या है, तुम्हारे पास नोट्स में लिखा होगा, ये M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो यहां से हमारे पास ये M21 की वैल्यू आती है phi2 अपॉन I1। ये हमारे पास आ गया। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ पे। ये हमारे पास रिजल्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक, अब जरा सुनो क्या होगा, देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे हमने इतना तो कर लिया, जरा यहां पर केस बदल देते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, अब मान लो यहां पे, देखो ध्यान से, अगर मान लो इसको उल्टा कर लें, हम इसको प्राइमरी कॉइल मान लें और इसको सेकेंडरी कॉइल मान लें, तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर हम यहां पे पूरा केस पलट दें तो ये हो गया हमारे पास अब हमने यहां पर, अच्छा डायग्राम बना लिया था ना सभी ने, देखो अब हमने यहां पर इसको मान लिया सेकेंडरी कॉइल और इसको मान लिया यहां पर प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास बैटरी लगेगी और यहां पर बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाओगे। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई परेशानी। तो अब जरा सोचो, अगर बैटरी यहां तक गई है तो अब हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कहां पर हो रहा है, इस कॉइल में। तो अब इसका जो फ्लक्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये इस करंट पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान सुनो, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज M21, M21 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। अब इसी तरह से हम इसका रिवर्स केस देखते हैं। रिवर्स केस में क्या होगा, ध्यान सुनना, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहां पर हो रहा है, इस कॉइल में। तो इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, करंट I2 पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो phi1 है ये हमारे पास अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I2 के। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये करंट अब बैटरी की वजह से फ्लो हो रही है, इसको हम अपनी तरफ से रेगुलेट करा सकते हैं। तो जो phi1 होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पास I2 के प्रोपोर्शनल होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास phi1 है। अच्छा यहां पर कांस्टेंट लगाओगे तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, हमारे पास m आ गया। अब सोचो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। म्यूचुअल इंडक्शन कहां पर आया, पहले में। यहां पर आ जाएगा M12। M12 क्या है, देखो म्यूचुअल इंडक्शन कहां पर आया, पहले में। किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। तो ये हो गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। ये लिख लेना स्टेटमेंट कि M12 क्या है, M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। तो देखो यहां से हमारे पास
फॉर्मूला लिख लो। यहां से हमारे पास M12 का फॉर्मूला क्या आ रहा है, phi1 और अपॉन में क्या आ जाएगा I2। ये आ गया हमारे पास phi1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास I2। बोलो इतना समझ, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। ठीक, अब इसमें कोई परेशानी नहीं, ध्यान सुनो। हम किसी को भी प्राइमरी मान सकते हैं, किसी को भी सेकेंडरी मान सकते हैं। जिसमें बैटरी लगी है वो प्राइमरी, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है वो सेकेंडरी। और अगर यहाँ पर इस तरह से करोगे तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्लक्स को लिंक करते हैं। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देख लो, डायग्राम बना लो दूसरा वाला, हो गया। चलिए